भाई इस कहानी का बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि अदालत में, मैं मुख्तसर बता रहा हूँ, अदालत में एक साहब को गवाही के लिए पेश होना था। वो आए नहीं वक्त पर और गवाही बहुत अहम थी। अब उन्होंने कहा भाई किसको पकड़ा जाए, तो एक आदमी बाहर खड़े हुए थे, मीर कल्लू। वे कि चल भाई चल के गवाही दे दे, 1000 रुपये ले आना। अच्छा, मीर कल्लू को नहीं मालूम कि किसके खिलाफ गवाही देनी है, किसके हक़ में गवाही देनी है, औरत थी या मर्द था, कुछ नहीं मालूम। पहुँच गए, ये लेके वो अंदर से भरे हुए थे। अब उसके बाद वो आ गए साहब मीर कल्लू साहब। वकला खड़े हुए, जनाब आली मैं इस मुकदमे के सबसे अहम गवाह मीर कल्लू साहब को पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। कसम खाओ कि जो तुम कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। वकील साहब, सच बोलने वाले इजाज़त की परवाह नहीं करते, वो हर हाल में सच बोलते हैं। मीर कल्लू, ये अदालत है। जानता हूँ वकील साहब, अब मैं अदालत का एहतराम भी जानता हूँ, और मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं अपने मुल्क के एक ऐसे इदारे में खड़ा हूँ जहाँ सच सुना जाता है और सच बोला जाता है। कसम से सच बोलने को ज़बान तरस कर रह गई थी। मीर कल्लू, आपको यहाँ तकरीर की इजाज़त नहीं है। वकील साहब, मेरा ख्याल है कि मुझे बोलने दें, और वैसे भी जब दो बड़े बातें कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। तो इस तरह मीर कल्लू ने अपनी गवाही शुरू की। मज़हब क्या है तुम्हारा? जज साहब, जिधर 2 पैसे का फ़ायदा हो वही मज़हब है। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, हमारे वकील साहब एक ऐसे गवाह को पकड़ लाए हैं जो अपने मज़हब के बारे में भी नहीं जानता। मैं अपने मज़हब के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ वकील साहब। फ़र्क ये है कि जो बात मज़हब के ठेकेदार अपने दिल में रखते हैं वो मैंने सबके सामने बोल दिया है। एक बात पूछूं जज साहब? जी पूछें। ये अदालती कार्रवाई में मज़हब का क्यों पूछा जाता है? ताकि गवाही देने वाला सच बोल सके। लेकिन साहब, हमारे मुल्क में तो सबसे ज़्यादा झूठ मजहबी के नाम पे बोला जाता है। तो मेरे सवाल का जवाब दो, मज़हब का नाम, मज़हब का बताओ। अरे साहब, हम जैसों का क्या मज़हब, हम तो मज़हब के नाम पे धब्बा है। फिर भी कोई मज़हब तो होगा। जुमे को नमाज के लिए चला जाता हूँ, हर एतवार को चर्च में झाँक आता हूँ, और होली दिवाली के मौके पर मंदिर का दर्शन कर लेता हूँ। वाह! और नाम क्या है तुम्हारा? राम शरीफ डेविड। क्या मजाक है? सही नाम बताओ। शनाख्ती कार्ड पे क्या नाम है? शनाख्ती कार्ड पर तो मीर कल्लू है जनाब, लेकिन असल में वही नाम है जो मैंने आपको बताया है। ये कैसे हो सकता है? तीनों नाम कैसे हो गए? जनाब, मैं बाप की तरफ से शरीफ हूँ यानी मुसलमान, माँ की तरफ से डेविड यानी क्रिश्चियन, और दादी की तरफ से राम यानी हिंदू। क्या तुम्हारी दादी हिंदू थी? जी जनाब। अब ये मत कहिएगा कि उनका शनाख्ती कार्ड दिखाओ, क्योंकि उनके ज़माने में ज़िंदगी बहुत आसान थी, और जहाँ ज़िंदगी आसान हो तो समझ जाएं कि वहाँ शनाख्ती कार्ड का सिस्टम नहीं है। क्या तुम्हारे ख्याल में शनाख्ती कार्ड का सिस्टम गलत है? नहीं जनाब अली, ये हमारे लिए बायसे फ़ख्र है कि हमने इस सिस्टम के ज़रिए इंटरनेशनल बिरादरी का पूरा पूरा ख्याल रखा है। अपनी बात की वजाहत करो। देख लें जनाब अली, हमारी मेहमान नवाजी का ये हाल है कि हर बर्मी, बंगाली, अफ़गानी, ताजिकिस्तानी हमारा शनाख्ती कार्ड लिए घूम रहा है। हमें इतनी मरबत है जनाब कि हम इन गैर मुल्कियों के कार्ड सबसे पहले बना देते हैं, अपने चाहे भाड़ में जाए। मेरा ख्याल है कि अब हम असल मामले की तरफ आते हैं। जनाब अली, ये एक चर्ब ज़बान शख्स है, ये मुकदमा कत्ल का, और ये ना जाने कहाँ कहाँ की बात कर रहा है, परेशान कर रहा है सबको। वकील साहब, आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहे, मैं परेशानी कर दे आया हूँ। किसको परेशान करना चाहते हो? पूरे सिस्टम को जनाब। अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक अच्छा काम तो कर ही जाऊँ। क्या तुम मकतूल को जानते थे? जानना क्या साहब, हम एक जान दो गालिब थे। वो मेरे बगैर रह नहीं सकता था, और वो मेरे बगैर। हम जब तक एक दूसरे को देख नहीं लेते हमें चैन नहीं आता था। ये तुम क्या कह रहे हो? मकतूल तो यूरोप में रहता था। यही तो कमाल है साहब कि वो रहता तो यूरोप में था, लेकिन उसका तस्वुर हर वक्त मेरे साथ होता था। ऐसा लगता था जैसे मेरे साथ साथ चल रहा हो। मैं होटल में भी चाय की 2 प्यालियाँ मंगवाता था, एक अपने लिए एक उसके लिए। व्हाट नॉनसेंस! जब वो होता ही नहीं था तो फिर तुम चाय किसके लिए मंगवाते थे? शायद आपने किसी से मोहब्बत नहीं की जनाबे वाला। मोहब्बत करने वाले अपने महबूब को हर वक्त अपने सामने महसूस करते हैं, जैसे दौलत से मोहब्बत करने वाले कुछ अफसरान।
जब कोई बंदा उनके पास किसी काम से आता है तो उन्हें वो बंदा बंदा नहीं, 1000 और 5-5 हज़ार की गड्डियों की शक्ल में दिखाई देता है। मीलाड में एक बार फिर अर्ज कर रहा हूँ कि गवाह इधर उधर की बातें कर रहा है, इससे कत्ल होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा था, बिल्कुल नहीं देखा था वकील साहब। लेकिन क्या आपने फ़लस्तीन और रंगून में लोगों को कत्ल होते हुए अपनी आंखों से देखा है? जवाब दें, नहीं मैंने नहीं देखा। तो फिर आपको कैसे मालूम कि वहाँ खूनरेज़ी हुई थी? आँखों का तजर्बा बहुत महदूद होता है वकील साहब। तुम पढ़े लिखो जैसी बातें कर रहे हो, मेरे कर लो। जनाब अली, मैं इत्तेफाक से डिग्री याफ्ता नहीं, तालीम याफ्ता हूँ। मेरे कर लो, तुम्हारी बातें दिलचस्प हैं। और तुमने अभी जो मोहब्बत के बारे में कहा है उसकी वजाहत करो। मैं ये अर्ज़ कर रहा था जनाब कि इंसान को जिससे मोहब्बत होती है उसको हर तरफ उसी के जलवे नज़र आते हैं, जैसे रिश्वत लेने वाले अफसर को नोटों से मोहब्बत होती है। आप एक आम इंसान की तरह खुद जाकर देख लें, देखने वाला आपको ऐसी मोहब्बत भरी निगाहों से देखेगा जैसे आप इंसान नहीं, बैंक की तजूरी हैं। भूखे इंसान को चांद भी रोटी ही नज़र आता है। इसीलिए मैं भी 2 चाय मंगवाता था। इंटरेस्टिंग। और ये बताओ, तुम 2 चाय मंगवा कर करते क्या थे? एक प्याली एक तरफ रखता था और दूसरा दूसरी तरफ। पहले अपने हिस्से की चाय पीता, फिर उससे कहता लो यार चाय पियो, फिर दूसरी तरफ जाकर दूसरी चाय पी लेता था। अच्छा ये बताओ, मकतूल की उम्र क्या थी? उम्र का क्या पूछते जनाब अली, मकतूल बहुत ही उम्र चोर किस्म का बंदा था। 20 से 40 साल के दरमियान नज़र आता था। कभी देखे तो 20 साल का एक ताज़ा शगुफ्ता नौजवान चला रहा है, और कभी देखे तो 40 साल का एक निढाल सा बंदा सामने खड़ा है। उसका नाम तो मालूम होगा। अब मैं कितने नाम बताऊं? नाम बदलने का शौक़ था। जिस भी नजूमी ने नाम बदलने का मशवरा दिया, झट से नाम बदल डाला। एक बार इसी शौक़ में अपना नाम मधुबाला तक रख लिया था। अब ये नहीं मालूम कि कत्ल के वक्त उनका क्या नाम चल रहा था। एक बात बताऊं, कब्र में फरिश्तों तक को उलझन हो रही होगी कि किस नाम के बंदे से सवाल व जवाब किया जाए। देख लिया जनाब, ये शख्स अदालत का वक्त बर्बाद कर रहा है। हमारे फाजिल वकील जनाब अली, मैं इस वक्त पूरे माशरे और पूरे सिस्टम के लिए गवाही दे रहा हूँ। जो कत्ल हुआ है वो किसी एक बंदे का कत्ल नहीं है, पूरे माशरे का कत्ल है। क्या तुम्हारे इल्म में है कि मकतूल ने बैंक से भारी कर्जे ले रखे थे? जी जनाब, मुझे नहीं मालूम होगा तो किसका होगा? मकतूल अपनी पूरी बिरादरी में ये कहते थे कि तुम देख लेना, मैं बहुत जल्दी पूरी दुनिया में मशहूर होने वाला हूँ। वो किस तरह? वो कहते थे कि बहुत जल्द उनका नाम पनामा लीक्स में आने वाला है। लेकिन पनामा लीक्स तो अभी कुछ दिनों पहले आया है। जज साहब, जब भी और जिस ज़माने में भी किसी का भेद खुल जाए उसे पनामा लीक्स ही समझें, चाहे वो नादिर ज़माना नादिर शाह दुरानी का क्यों ना हो। मकतूल की बात करो जनाब, मकतूल ने इस मिशन में कमाल हासिल कर रखा था। उनका फ़लसफ़ा था कि जब भी कर्ज़ लो मामूली रकम ना लो, हमेशा 50-60 करोड़ की बात करो। 20-25 हज़ार लेने वाले की ज़िंदगी अजाब हो जाती है, बैंक वाले उसको ठुड्डा मारते हैं, और 50-60 करोड़ लेने वाले बैंक वालों को ठुड्डे मारते हैं। मकतूल ने 70 करोड़ ले रखे थे, मेरे अंदाजे से कम ही थे। वापस तो नहीं किए होंगे? नहीं साहब, वापस नहीं किए। ये भी उनका एक नज़रिया था साहब कि उधार की वापसी मोहब्बत की कैंची हुआ करती है। अगर किसी से उधार लिया है तो उसको वापस ना करो, उधार देने वाला ज़िंदगी भर दुआएं देगा। ये तो खुशी की, ये तो तुम बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हो। उसको दुआएं क्या देगा? वो उसको सेहत और सलामती की दुआएं देगा, सिर्फ इसलिए कि अगर मर गया तो उसके पैसे डूब जाएंगे। इसीलिए पैसे वापस ना करो ताकि वो ज़िंदगी भर दुआएं देता रहे। क्या तुम्हें इल्म है कि मकतूल को किस तरह कत्ल किया गया था? वो एक सच्चे पाकिस्तानी थी जनाब, इसीलिए हर किस्म के तरीक़े आजमाए गए होंगे। क्या तुम इस बात की वजाहत करना पसंद करोगे? आप खुद ही देख लें जनाब, हमको किस किस तरह मारा जा रहा है। महंगाई से, रिश्वत से, सूद से, ड्रोन हमलों से, टारगेट किलिंग के ज़रिए, तेज़ाब फेंक कर मज़हब के नाम पर, सियासत के नाम पर, ज़ुबान के नाम पर। कभी फैक्ट्री जला दी जाती है, कभी पुलिस मुकाबला होता है, और अगर फिर भी कोई बच जाए तो कोई खुदकश जाकर लिपट जाता है। उन पर भी हर किस्म के हरबे आजमाए होंगे और जन्नत में भेज दिया गया होगा। जनाब अली, मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि गवाह जो कुछ कर रहा है उसका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वकील साहब, मेरा ख्याल है कि ये शख्स अपना नहीं पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा है, इसको बोलने दें। शुक्रिया जनाब अली, किसी ने तो मुझे समझने की कोशिश की।
मीर कल्लू, इस मुकदमे के हवाले से एक बहुत अहम बात सामने आई है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पहले तुम्हारा बयान मुकम्मल हो जाए, फिर बताया जाएगा। तुम ये बताओ, क्या मकतूल को जन्नत से बहुत दिलचस्पी थी? दिलचस्पी तो थी, लेकिन एक शर्त के साथ। वो क्या थी? शर्त ये थी कि जन्नत में हूरें ज़रूर हो। उनका कहना था कि उस वक्त देखना मैं कैसी इबादत करता हूँ, हर तरफ हूरें हैं और मैं उनके दरमियान नमाज़ पढ़ रहा हूँ। मकतूल इसीलिए प्रैक्टिस के तौर पर इंग्लैंड और यूरोप जाकर इबादत करते थे। उनका ये भी कहना था कि हज और उम्रे पर तो जाकर सभी इबादत करते हैं भाई, असल ये है कि यूरोप जाकर अपने नफ्स का इम्तहान लो। इसीलिए वो हर साल बाकायदगी से यूरोप जाते थे। वो कंजूस थे या सखी थे? दोनों खूबियाँ थी इनमें। अगर कोई मजलूम या ज़रूरतमंद मर्द होता तो उसको नसीहतें करते कि जाओ मियाँ जाकर काम ढूंढो, अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो। और कोई औरत होती सवाब दाराइन की खातिर उसकी फ़ौरन मदद कर दिया करते थे। इसीलिए आज तक ये पता ही नहीं चला कि सखी हैं या कंजूस हैं। क्या तुम्हें इस बात का इल्म है कि इलेक्शन में खड़े होने की तैयारी कर रहे थे? जी हाँ जनाब, मैंने उन्हें कभी बैठे हुए तो नहीं देखा, वो हमेशा खड़े ही रहते थे। एक बार तो इतनी देर तक खड़े रहे कि उनके पैरों में वरम आ गया था, यूँ समझे कि उनके पाँव भारी हो गए थे। आप ये बताएं कि वो इलेक्शन में क्यों खड़े होना चाहते थे? उस बारे में उनका एक फ़लसफ़ा था सलाम। वो क्या? वो ये था जनाब अली कि अगर मुल्क में तरक्की देखनी है तो सिर्फ सियासतदान पैदा करो। इस मुल्क को साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, दानिश्वर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हर गली कूचे में आपको थोक के भाव सियासतदान मिल जाएंगे। तुम्हारी इस बात पे बहुत वज़न है, मैं इस बात को और वाज़ेह तौर पर सुनना चाहता हूँ। बहुत बेहतर जनाब अली, आप नाई की दुकान पर चले जाएं, वो यूएनओ वालों को मशवरा दे रहा होगा कि फ़िनलैंड की खारजा पॉलिसी क्या होनी चाहिए। वो आपके बालों पर कम और फिनलैंड की सूरत हाल पर ज़्यादा ध्यान देगा। आप सब्ज़ी खरीदने चले जाएं तो ये बता रहा होगा कि अमेरिका को ब्राज़ील के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए कि उसको छठी का दूध याद आ जाए। आप घूम फिर कर ख़ुद देख लें। दो चीज़ें हमारे मुल्क में बहुत कॉमन हैं जनाब, पता नहीं आप कॉमन समझते हैं या नहीं। समझता हूँ तो अपनी बात जारी रखो। एक तो ये सियासतदान, और दूसरे आपको हर दूसरा आदमी हकीम या डॉक्टर दिखाई देगा। आप बीमार पढ़ के तो देखें, हर दूसरा आदमी आपको किसी दवा का नाम बता देगा और ये भी कहेगा कि उसके फला खालू ने वो दवा इस्तेमाल की थी तो 2 दिन में ठीक हो गए। ये और बात है कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए हों, लेकिन ये बात कभी नहीं बताएगा। जनाब अली, ये गवाह अदालत का कीमती वक्त ज़ाय कर रहा है। वकील साहब, क्या आपको इसकी बातों में मुआशरे का असल चेहरा दिखाई नहीं दे रहा? वो तो है जनाब अली, तो फिर बोल लें दे इसको। कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ ऐसी बातें कही जा सकें, सुनी जा सकें। कल्लू साहब, आप बोलते रहें। कल्लू साहब, लोग इस किस्म के मशवरे क्यों सुनते हैं? क्या तालीम की कमी की वजह से? नहीं जनाब अली, तालीम की ज़्यादती की वजह से। तुम्हारी बात समझ में नहीं आई जनाब अली। अलमिया ये है कि हमारे तालीमी इदारे डिग्री याफ्ता तो पैदा कर रहे हैं, तालीम याफ्ता पैदा नहीं कर रहे हैं। जिसको देखो इसके पास कोई ना कोई डिग्री होगी, लेकिन जहाँ तक शऊर की बात है तो उसका इसी से अंदाज़ा लगा ले कि इलेक्शन में वोट उसी को देंगे जिससे 10 बार धोखा खा चुके हो। कल्लू, तुम्हारे शऊर पर हैरत हो रही है। हैरत ना करें, दुआ करें कि कल्लू जैसा शऊर आम ना हो। वो क्यों? इसलिए कि अगर शऊर आम हो गया तो फिर इस मुल्क के उन लोगों का क्या होगा जो पिछले 60-70 बरसों से हमें बेवकूफ़ बनाए चले आ रहे हैं, जो ख़ुद तो लंबी लंबी गाड़ियों में सफ़र करते हैं और आवाम के लिए साइकिलें तक उनको गवारा नहीं है। एक शेर याद आ रही है जनाब अली, अमीर शहर गरीबों को लूट लेता है, कभी बहील मज़हब, कभी बनाम वतन। तुम क्या समझते हो कि तालीमी अदारों से तंजीमें ख़त्म कर दी जाएँ? नहीं जनाब, हरगिज़ नहीं। उनको और फ़रोग़ दें, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। वो क्यों? इसलिए जनाब कि आज का बच्चा कल का बाप होता है। ये बच्चे अगर आज आपस में गोलियां नहीं चलाएंगे, लाठी डंडों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक दूसरे को बर्बाद नहीं करेंगे, तो आगे चलकर उनसे क्या उम्मीदें हो सकती हैं? हमारे नौजवानों को बेचारे अल्लामा इकबाल के नौजवानों के ख्वाबों की ताबीर होना चाहिए, जिन्होंने कहा था मोहब्बत मुझे इन जवानों से है जो सितारों पर डालते हैं कमंड। तो इन जवानों को पहले एक दूसरे की गर्दनों में कमंडें डालनी चाहिए, फिर ये सितारों तक जा सकेंगे। कल्लू, तुम बहुत तर्क बातें करते हो जनाब। आज़ादी के बाद से आज तक आम लोगों के जिस्म और रूह में जहर ही जहर भर दिया गया है। उनसे मीठी बातों की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। तुम्हें आइंदा इस मुल्क का क्या मुस्तकबिल देखते हो? बहुत रोशन जनाब अली। मुझे उम्मीद है कि ये कौम बहुत तरक्की करेगी। ये तुम किस तरह कह सकते हो?
जब मैं किसी मार्केट की तरफ जाता हूँ और ये देखता हूँ कि किसी बाप ने बच्चे की ज़िद से मजबूर होकर उसे खिलौना, बंदूक या पिस्तौल दिला दिया है, तो मेरा दिल खुश हो जाता है। वो क्यों? प्रैक्टिस जनाब आली। ये बच्चा अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं करेगा तो आगे जाकर मोबाइल कैसे छीनेगा, बैंक में डाके कैसे डालेगा? आप एक आम आदमी की तरह शहर की गलियों में निकल जाएं जनाब, आपको बहुत से बच्चे गाड़ियों के पीछे छुप छुप कर एक दूसरे पर मसनूई गोलियां बरसाते दिखाई देंगे। ये फैक्ट है, जो मैं एक दूसरे को टारगेट कर रहे होंगे। तो ये सब तरक्की की निशानियां हैं, क्योंकि इन बच्चों को अभी से मालूम है कि आगे जाकर उन्हें नौकरी वोकरी तो मिलनी नहीं है, चलो यही प्रैक्टिस कर लो, रोटी तो किसी तौर कमा खाए मछंदर। मीर कल्लू, तुमने एक अच्छे पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलाई है। एक बल और भी है जनाब, वो कौन सी? मोबाइल जनाब। मोबाइल बच्चे बच्चे के हाथ में ही आला दिखाई देगा। ऐसा मालूम होता है जैसे इस मुल्क का बच्चा बच्चा बिल गेट्स की टक्कर का है। शायद उसने भी इतना मोबाइल कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा। कल्लू, तुम तो बिल गेट्स को भी जानते हैं। जनाब अली, इस मुल्क का आम आदमी बहुत बाशऊर है, उसको मौका तो दें, फिर देखें वो क्या करता है। मीर कल्लू, तुमने ऐसी बातें कहाँ से सीखी? वक्त से जनाब अली, जो सबसे बड़ा उस्ताद है। अगर हम वक्त की आवाज़ पर ध्यान देने लगे तो आने वाली तारीख भी हम पर ध्यान देगी। चलो अब हम असल मामले की तरफ आते हैं। ये बताओ, मकतूल गोरे थे या काले थे? जनाब अली, मकतूल में खूबी ये भी थी कि अपना असल रूप कभी किसी पे जाहिर नहीं किया। वही नहीं जनाब, ये सियासी जलसों में तकरीर करने वाले क्या अपने असल रूप और रंगत में सामने आते हैं? नहीं जनाब, उनका असली कलर तो कुछ और होता है। मकतूल के बारे में बताओ, वही बता रहा हूँ जनाब, मकतूल के पास दोनों कलर थे। साय में आते तो गोरे दिखाई देते, धूप में चले जाते तो काले हो जाते। धूप छाँव वाली कहानी थी उनके साथ, इसीलिए मुझे आज तक पता नहीं चल सका कि वो गोरे हैं या काले हैं। चलो कम से कम इतना तो बता दो कि वो लंबे थे या छोटे कद के थे। मरूम ने इसमें भी अपनी इंफरादियत बरकरार रखी थी। वो जब इंकिसारी से ख़ुद को समेट कर निकलते तो छोटे दिखाई देते, और जब गरूर से सीधा तान कर निकलते तो ऊँचे कद के दिखाई देते। ये बताओ, वो इंकिसारी किस वक्त दिखाते थे? जब अपने से कोई बड़ा उनके सामने आ जाए तो वो बिल्कुल खाकसार टाइप की चीज़ हो जाते। बहुत से लोग तो उनकी ऐसी खाकसारी को देखकर उन्हें अल्लाह वाला समझकर उनसे तावीज़ भी नहीं लगे, तावीज़ भी लेने लगे थे। ये मेरे लिए नया इंकशाफ है। क्या वो बाबा किस्म की कोई चीज़ होंगे? नहीं जनाब, हमारे मुल्क में इस कारोबार को कभी जवाल नहीं आता। चैनल्स लाख चीखते रहे, हुकूमतें लाख पाबंदियाँ लगाती रहें, लोग बाबाओं के चक्कर में हमेशा रहेंगे। मीर कल्लू, ये बताओ ऐसा क्यों होता है? जनाब, जिस मुआशरे में आवाम अपनी हुकूमत और अपने मुस्तकबिल से मायूस हो जाए, उस मुआशरे में लोग इसी किस्म के सहारे तलाश करते हैं। हमारा मुल्क ख्वाबों के लेन देन का सबसे बड़ा मुल्क है। वो कैसे? खुद देख ले जनाब अली, जिसको देखे वो ख्वाब बेच रहा है। हुकूमतें ख्वाब दिखाती हैं, सियासतदान ख्वाब दिखाते हैं, दानिश्वर ख्वाब दिखाते हैं, इस किस्म की बातें करते हैं कि वो सुबह ज़रूर आएगी, वो सुबह ज़रूर आएगी। 60 साल से तो खुद मैं देख रहा हूँ, वो सुबह अभी तक नहीं आई है, कहीं रास्ते में रुक गई है। और ख्वाबों का सिलसिला कहाँ तक जाता है? पूरे मुल्क में सबसे पहले तालीमी इदारों को ले। वो कहते हैं कि बस हमारे स्कूल या कॉलेज में दाखिला ले लो, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। और बेचारा इसी उम्मीद में दाखिला ले लेता है, और जब दिन नहीं बदलते तो खुद ट्यूशन पढ़ाकर दूसरों को इसी किस्म के ख्वाब दिखाने लगता है कि बस एक बार हमसे ट्यूशन ले लो, तुम्हारी तकदीर ऐसी बदलेगी कि तुम टॉप 10 में आ जाओगे। उसी तरह जब वो खेप नाकाम होकर निकलती है तो वो भी यही काम करती है। इस तरह सिलसिला चल रहा है जनाब। लोगों के पास जाली डिग्रियाँ भी तो होती हैं। जाली डिग्रियाँ इसलिए होती हैं कि उनके पास असली कमाई नहीं होती। याद रखे जनाब अली, जिनके पास असली कमाई हो वो जाली चीज़ों की तरफ नहीं जाते। और कौन से शोबे ख्वाब दिखा रहे हैं, कौन से नहीं दिखा रहे जनाब। झूठे ख्वाब दिखाने का ठेका इन जैसे वकीलों ने भी ले रखा है। ये मुजरिम उसके लवाहिकीन को यकीन दिलाते हैं कि बंदा अगली पेशी में छूट जाएगा, और जब वो बंदा नहीं छूटता, उसको फांसी हो जाती है, तो उस वक्त फरमाते हैं कि खुश नसीब था वो शख्स, कल मैंने खुद उसे ख्वाब में 1 दर्जन हूरों के साथ अंगूर खाते हुए देखा है। तुम लोग तो जश्न मनाओ कि तुम्हारा बंदा सीधे जन्नत में गया है, और इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है। तुम लोगों को चाहिए कि मुझे और पैसे दो। और कौन कौन से इदारे हैं, किस किस का नाम लूँ जनाब? हॉस्पिटल वालों को ले, वो किस तरह ख्वाब दिखाते हैं जनाब वाली। उनका फार्मूला बहुत सीधा साधा है।
बंदा अल्लाह को प्यारा हो चुका है, उसके बावजूद उसे वेंटिलेटर पे रखकर पंप किए चले जा रहे हैं। और लवाकिन को ये ख्वाब दिखाते हैं कि बस 2 दिन तक बिल्कुल ठीक होकर तुम्हारे साथ CVU की सैर को चला जाएगा। अब ये सब ख्वाब नहीं तो और क्या है? तुमने तो अदालत को दहला कर रख दिया है मीर कल्लू। जनाब अली, आम आदमी की यही तो खूबी होती है, वो बोल तो नहीं सकता, लेकिन वो आईने की तरह ज़रूर होता है। जिसको अपना चेहरा देखना हो वो आकर देख ले। तुमने मरहूम की इंकिसारी तो बता दी, गुरूर किस वक्त करते थे? गुरूर का कोई टाइम मुकर्रर नहीं था जनाब। जिस वक्त भी कोई खुद से कमज़ोर दिखाई दिया है उसके सामने इनकी गर्दन अकड़ गई। मरहूम का किरदार कैसा था? वो किरदार वगैरह को वक्त की बर्बादी समझते थे। क्या मतलब? इस मामले में उनका फार्मूला ये था कि किरदार वही ख़राब होता है जो पकड़ा जाए। उनकी पसंद का एक शेर भी है, दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। वो ये शेर किसके लिए पढ़ते थे? अब मुझसे ना पूछे, अगर मैंने बता दिया तो आइंदा कोई शेर सुनाने के काबिल नहीं रहूँगा। अच्छा छोड़ो, ये बताओ मकतूल ने कितनी शादियाँ की थी? सही तादाद का इल्म तो खुद मकतूल को भी नहीं होगा। मीर कल्लू, तुम ये कहना चाहते हो कि मकतूल ने बहुत सी शादियाँ की थी? जनाब वो शादियों को तो किसी खातिरी भी नहीं लाते थे। क्या मतलब? जनाब उनका कहना था कि शादियाँ करना कोई मसला नहीं है, असल मसला शादियाँ ना करना। इसीलिए ये भी कंफर्म नहीं है कि उन्होंने कितनी शादियाँ की होंगी। अगर उन्होंने एक से ज़्यादा शादियाँ की थी तो इस दौर में किस तरह निभाते थे? मेरा ख्याल है जनाब इस मामले में उनका फ़लसफ़ा ये था कि एक हाथ से शादी करो इस तरह के दूसरे हाथ को पता ना चले। ये तो खैरात देने वाले के लिए कहा जाता है, तो बीवियाँ भी तो उनको खैरात पे मिलती थी। जनाब उनको यतीमों के सर पे हाथ रखने का बहुत शौक़ था, ख़ास तौर पे जवान यतीम लड़कियों के सरों पे हाथ रखने का। तो इस बात से शादी का क्या ताल्लुक़ है जनाब अली? वो इन यतीम लड़कियों से कहते थे कि उनका दिल चाहता है कि वो हर वक्त उनके सरों पे हाथ रखे रहे, और चूँकि दूर रख कर ये नहीं हो सकता, इसीलिए बीवी बनकर मेरे घर आ जाओ, हर वक्त मेरा हाथ तुम्हारे सरों पर रहेगा। इस दौर में भी ये सब होता है। इंसान तो अपनी जबिल्लत पे वही हज़ारों लाखों साल पुराना है जनाब। हाँ, ऐसे मनमौजी आदमी का कोई भरोसा नहीं। तुमने कभी उनकी किसी बीवी को देखा है? जनाब जब मैंने खुद उन्हीं को नहीं देखा तो उनकी किसी बीवी को कैसे देख सकता हूँ? ये तुम क्या कह रहे हो कल्लू? मैं ये कह रहा हूँ जनाब कि मैंने उनको असल रूप में कहाँ देखा है। हर बार एक नया इंसान मेरे सामने आया है। क्या तुम ये बता सकते हो कि मकतूल की किसी से दुश्मनी होगी? जनाब अली, हमारे यहाँ मकतूल होने के लिए किसी से दुश्मनी ज़रूरी नहीं है, बस निशाने पे आना ज़रूरी है। फिर भी कोई अंदाज़ा तो होगा। वो एक सच्चे खरे इंसान थे जनाब, और ऐसे इंसान का तो हर कोई दुश्मन हो जाता है। मैंने तो सुना है कि वो एक झूठे इंसान थे। ये भी हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? दोनों बातें कैसे हो सकती हैं जनाब? ये एक ऐसा मुआशरा है जिसमें सच की भी कदर है और झूठ की भी। लोग झूठ बोलने वाले को भी उतना ही पसंद करते हैं जितना सच बोलने वाले को। तुम एक मुख्तलिफ बात कर रहे हो, मैं उसको इसका सबूत भी दे सकता हूँ। बताओ क्या सबूत है? जनाब ये मुआशरा सच और झूठ को अपने मफाद में तोलता है। अगर झूठ सुनने से उसके ख्वाबों की तस्कीन हो रही हो, वो ये समझ रहा हो कि सामने आने वाला शख्स मुल्क और कौम के लिए ज़बरदस्त तब्दीलियाँ लेकर आ रहा है, पूरे मुल्क में खुशहाली होगी, सबके हालात बदल जाएंगे, सबको इज़्ज़त की रोटी मिलेगी, औरतों की इज़्ज़तें महफूज रहेंगी, पूरे मुल्क में कोई चेहरा तेज़ाब से झुलसा हुआ नहीं होगा, हर एक की इज़्ज़त नफ्स महफूज होगी, गैस और बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी, तो उस वक्त और सबसे बढ़कर हर एक पे इंसाफ मिलेगा। तो ये मुआशरा ना सिर्फ ये कि ऐसा झूठ हंसी खुशी सुन लेता है, बल्कि झूठ बोलने वाले के हक़ में नारे भी लगाता है, उसको वोट देकर अपने सर पर भी बैठा लेता है, उसकी शाहाना सवारी के गुजरने के इंतज़ार में घंटों रोड पे खड़ा रहता है, चाहे उसकी बीमार बच्ची रोड ब्लॉक होने की वजह से उसकी बाहों में दम तोड़ जाए। वो अगली बार उसी को वोट देगा, क्योंकि इस कौम को ठोकरें खाने की आदत पड़ गई है। अगर कोई ठोकर ना मारे तो उसे बुरा लग जाता है। सियासतदानों ने हमारी ये कमज़ोरी पकड़ ली है, इसीलिए झूठ बोलते चले जाते हैं।
और इस माशरे को सच किस वक्त बर्दाश्त नहीं होता, जिस वक्त उसे आईना दिखाया जाए, उसे बताया जाए कि तुम खुदगर्ज और बेरहम हो गए हो, तुम कानून की परवाह नहीं करते, तुम यतीमों नादारों का हक मार रहे हो, तुम बिजली की चोरी करते हो, गैस की चोरी करते हो, तुमने पड़ोसियों को परेशान कर दिया है, तुम मज़हब की तजारत करते हो, तुम खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करते हो, तो उस वक्त माशरे को ऐसी सच्ची बातें पसंद नहीं आती। ऐसे सच बोलने वाले को या तो टारगेट किलिंग के ज़रिए कब्रिस्तान का रास्ता दिखा देते हैं या उसका मुंह काला करके उसको गधे पर बैठा दिया जाता है। मीर कल्लू, अब हम फिर मकतूल की तरफ आते हैं। क्या तुम ये बता सकते हो कि मकतूल के घर वाले कहाँ रहते होंगे? जनाब अली, मकतूल में एक बात ये भी है कि उसने हर किसी को अपना समझा। उसका ख्याल था कि इस माशरे का हर बूढ़ा उसका बाप और हर बूढ़ी उसकी माँ है, हर जवान लड़की उसकी बहन, हर जवान लड़का उसका भाई है। उसी से अंदाज़ा लगा ले कि इस मुल्क में उसके कितने भाई और बहनें होंगी। मैंने तो उसको दर्जनों बार दर्जनों घरों से निकलते देखा है, फिर भी कोई ना कोई तो उसका अपना होगा। काश कोई उसका अपना हो सकता। इस दौर में कौन किसी का हुआ है? अगर तुमसे कहा जाए कि मकतूल नहीं है तो फिर तुम्हें कैसा महसूस होगा? मैं आपका मतलब नहीं समझा जनाब। क्या तुम्हें मकतूल को ज़िंदा देखकर हैरत नहीं होगी? जनाब अली, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। अभी अभी मेरे पास रिपोर्ट आई है कि मकतूल मरा नहीं, ज़िंदा है, लेकिन मैंने उस वक्त ये बताना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि अदालत मीर कल्लू का बयान मुकम्मल सुनना चाहती थी। जब आईना सामने आ गया हो तो फिर उसे शर्माना नहीं चाहिए। जनाब खुदा करे इस मुल्क की हर अदालत और ऐसी और हर जज आपकी तरह हो। मीर कल्लू, ये बताओ, क्या तुम्हें सुनकर हैरत नहीं हुई कि वो शख्स ज़िंदा है? हरगिज़ नहीं जनाब। वो क्यों? इसलिए कि आज ज़िंदा कौन है? हम लोग तो ज़िंदगी की परछाइयाँ हैं, ज़िंदा कहाँ हैं? क्या हमारी उदास आँखों में ज़िंदगी की कोई झलक दिखाई देती है? नहीं जनाब अली, हरगिज़ नहीं। हम में से कोई ज़िंदा नहीं है। हम सब मकतूल हो चुके हैं, कत्ल हो चुके हैं, महंगाई के हाथों, करप्शन के हाथों, दहशतगर्दी के हाथों, जाली डिग्रियों और करप्ट निज़ाम सियासत के हाथों हम सब मर चुके हैं जनाब। इसीलिए अगर मकतूल भी सामने आकर खड़ा हो जाए तो कोई खुशी नहीं होगी, बल्कि इस बात का दुख होगा कि वो क्यों इस दर्द भरी दुनिया में वापस आ गया, क्यों आ गया वापस। मीर कल्लू, तुम जिस वक्त अदालत में आए थे उस वक्त एक आम से इंसान थे, लेकिन अब बहुत बड़े इंसान हो मीर कल्लू। ये अदालत तुम्हें सैल्यूट करती।